हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है विक्टोरिया और क्वींसलैंड के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है एमसीजी मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि विक्टोरिया का घर है। एमसीजी में पिछले 3 सीज़नों में कोई मैच नहीं हुआ है। एक मैच होने का था, वो हुआ नहीं था बारिश के चलते। तो अब अपने को जाना पड़ेगा फोर्थ लास्ट सीज़न में, अगर हमें एमसीजी का मैच ढूंढना है। मेलबर्न में तो मैचेस होते हैं, जंक्शन ओवल मेलबर्न में जितने मैच हुए हैं, लेकिन एमसीजी में मैच नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी बातें हम करेंगे, क्योंकि ओवरऑल रीसेंट जो मैचेस आपको मेलबर्न में मिलेंगे वो जंक्शन ओवल के मैचेस होंगे। और लगभग लगभग 3-4 महीने बाद वापसी कर रही है मार्च कप। इन दोनों टीमों के बीच में रिसेंटली एक दिन पहले ही एक शेफील्ड शील्ड का मैच खत्म हुआ था, जंक्शन ओवल के मैच ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे नहीं। तो थोड़ा बहुत आइडिया हम वहाँ से लेंगे। और इन दोनों टीमों के बीच में एक मार्च कप का मैच भी हो चुका है इस सीज़न में, जो मैच क्वींसलैंड ने जीता था। लेकिन अभी क्या है कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम में जाने के बाद स्पेशली क्वींसलैंड की टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहे हैं जो टेस्ट स्क्वाड का पार्ट रहते हैं। तो वो वहाँ पे जाने के बाद अभी थोड़ा जो है क्वींसलैंड की टीम आपको हल्की होती हुई दिख सकती है। विक्टोरिया की टीम से भी गए हैं, लेकिन विक्टोरिया की टीम से नंबर कम है देन क्वींसलैंड की टीम। तो इसका जो है रिफ्लेक्शन है अपने को शेफील्ड शील्ड के रिजल्ट में देखने मिला था। तो देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें हैं और किस पॉइंट्स को हमें अपना काम कर सकते हैं। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैच की बात करते हैं, क्वींसलैंड आपको यहाँ पर आगे होते हुए दिख जाए। क्वींसलैंड बेहतर टीम भी है, क्वींसलैंड जनरली टॉप 3 टीम में आती है ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं, तो उसका क्या रिफ्लेक्शन बढ़ता है वो अपने को देखना है। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वाले मैच से, जो हुआ था टाउन्सविल में, न्यूट्रल वेन्यू था ये। 2018 का मैच है। विक्टोरिया ने बना था 240 रन। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको कोई नहीं देखने को मिलेंगे, खाली इस टिकटी का नाम थोड़ा फॉलो करना है। टिकटी लास्ट मैच में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था, और ये एक नाम है जो आपको ओवरऑल हिस्ट्री में मिल जाएगा अगर इन दोनों टीमों के बीच में मैचेस की बात करी जाए तो। और करंट स्क्वाड में अवेलेबल भी होंगे। 240 रन क्वींसलैंड उसको चेज नहीं कर पाई। बाकी ब्रायंट और बर्न जो दोनों अवेलेबल है करंट स्क्वाड में, ब्रायंट के 45 रन थे और सदरलैंड के 5 विकेट। तो मेजर परफॉर्मर्स यहाँ से स्टिकटी, ब्रायंट और सदरलैंड आपको देखने मिल रहे हैं। एक लगभग लगभग लो स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ, 20 विकेट भी गिरे और डिफेंडिंग टीम यहाँ पर जीतने में सक्षम रही। अगला मैच और पहला मैच जो हमने को मेलबर्न में देखने मिल रहा है, क्वींसलैंड ने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी, जहाँ पर हिजलेट के स्कोर्स हैं। ख्वाजा जिन्होंने लीड करा था वो अवेलेबल नहीं है, लाबुशेन भी अवेलेबल नहीं है, मैक्सवेल हॉलैंड कोई अवेलेबल नहीं है। विक्टोरिया निपट गई 168 पर, जहाँ पर सदरलैंड के स्कोर्स हैं। सदरलैंड ने ऊपर विकेट नहीं निकाला, लेकिन रन बनाया था, और उसके पहले वाले मैच पर 5 विकेट निकाला हुआ था स्टिकटी वापस से। ठीक है, बाकी कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है। और लगातार दूसरे मैच में विक्टोरिया की बैटिंग थोड़ी सी हल्की रही। क्वींसलैंड की बैटिंग पहले मैच में ख़राब रही थी, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने रिवाइव कर लिया, रिडीम कर लिया। और लेकिन जो मेन प्लेयर्स थे उसे ख्वाजा जो थे वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हिजलेट अवेलेबल है। अगला मैच और दूसरा मैच मेलबर्न में वापस से हिजलेट ने यहाँ पर स्कोर करा बैटले बैटिंग करते हुए। फिर से ख्वाजा इंशॉ थी इस बार, लेकिन अवेलेबल नहीं है। सदरलैंड फिर से 2 विकेट। तो सदरलैंड का 50 ऑड पॉइंट तो अभी तक कंसिस्टेंटली चल रहा है। मैट शॉट के 1 विकेट रहे हैं, हॉलैंड का 1 विकेट, लेकिन अवेलेबल नहीं है। विक्टोरिया ने धमाकेदार बैटिंग करी, जहाँ पर मार्कस हैरिस, सैम हार्पर और एरन फिंच ने मैच एक तरफा जितवा दिया। और विक्टोरिया की बैटिंग इस मैच के पहले तक उतनी अच्छी नहीं भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो गया और एरन फिंच ने पूरा ही मामला यहाँ पर निपटा दिया। और एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर यहाँ पर हुआ, जहाँ पर विक्टोरिया ने जीत हासिल करा। बॉलिंग तो चलो अच्छी नहीं हुई उनकी, लेकिन बैटिंग अच्छी हो गई और कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई, और एक मात्र विकेट लाबुशेन ने निकाला था। अगला मैच फिर से यहाँ पर क्वींसलैंड ने बैटिंग पहले करी। मेलबर्न में वापस से मैच हुआ, रिनशॉ नहीं अवेलेबल है। पियर्सन और ट्रूलॉफ के स्कोर से सदरलैंड के 1 विकेट। और विक्टोरिया वापस से यहाँ पर निपट गई 193 पर। लेकिन जो मेजर बॉलर्स थे, गुरिंदर संधू, बार्टलेट, ये अवेलेबल नहीं है। बेजली है, बाकी कोई भी बॉलर भी ऐसे अवेलेबल नहीं है। रन बनाने वाले में से भी आपको कोई भी है जो देखने नहीं मिलेंगे। तो पिछले 3 में से 2 बार विक्टोरिया की बैटिंग काफ़ी ख़राब रही है। और इस फिक्चर में अभी तक जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अपने को हाईएस्ट टीम स्कोर देखने मिल रहा है, या बैटिंग डोमिनेशन देखने मिल रहा है, वो भी विक्टोरिया की तरफ से। तो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट बैटिंग रही है इनकी। लास्ट मैच जो हुआ था वहाँ पे भी विक्टोरिया 171 पर निपट गई, जहाँ पर किलवे और हार्पर ने कुछ स्कोर करे थे स्टिकटी के 3 विकेट से। बाकी निसर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नोटिस करने वाली बात जो है, देखो विक्टोरिया की बैटिंग आखिरी 4 में से 3 बार कोलैप्स करी है। यहाँ पे कोलैप्स करी, नीड करने वाले स्टिकटी है, निसर नहीं है, रिचर्डसन भी नहीं है, संधू भी नहीं है, स्वेप्सन भी नहीं है। ठीक है, खाली स्टिकटी है। उसके पहले वाले मैच में आओ 193 पर निपटा दिया। फिर से संधू नहीं है, बाटलेट नहीं है, बेजली का 1 विकेट। तो लीड करने वाले बॉलर्स नहीं है। ये मैच तो चलो धमाका हो गया। यहाँ पे आओ फिर से यहाँ पर खाली टिकट ही, नेसर कटिंग कोई नहीं है।
तो खाली स्टिकेटी का ही नाम जो है कंसिस्टेंटली रह रहा है जिनके परफॉर्मेंसेस हैं। बाकी उनके जो साथी हैं, कभी निसर हैं, कभी कोई और है, कभी कोई और है, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और इसके पहले वाले मैच पे भी आ जाओ तो वहाँ पे भी आपको स्टिकेटी ही देखने मिलेंगे जिनके कंसिस्टेंटली विकेट्स यहाँ पर चल रहे हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे 171 पर निपट गई थी विक्टोरिया। क्वींसलैंड ने इजी चेस करा जहाँ पर ट्रूलॉफ, रेनशॉ, ब्रायंट आपको दिख जाते हैं। ब्रायंट के 2 बार चेस में नाम है, ट्रूलॉफ के आखिरी 3 में से 2 बार 50+ का स्कोर है। सदरलैंड के विकेट रहे हैं, सदरलैंड के कुछ ना कुछ है, बैटिंग से भी एक आध बार कंट्रीब्यूशन है, बॉलिंग से भी विकेट निकाले हैं। प्रेस्टिज और बोलेंड के भी विकेट्स रहे हैं। ट्रूलॉफ ने लास्ट 2 मैच में रन बनाया है। ठीक है, एक में बैटिंग फर्स्ट में भी रन बनाया है, बैटिंग सेकंड में भी रन बनाया है। अच्छा, तो ये हो गई कहानी। क्वींसलैंड कंसिस्टेंट रही है, उनका बैटिंग कोलैप्स हुआ था एक बार, जो पहला वाला मैच आपने देखा था, ये वाला मैच 227। बैटिंग कोलैप्स भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक ही है, कम स्कोर है लेकिन कोलैप्स नहीं, लेकिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है उनमें। ठीक है, वो भले ही मैच हारे भी हो लेकिन कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। क्वींसलैंड विक्टोरिया बहुत इनकंसिस्टेंट रही है, कभी उनकी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, कभी 300 के पार पहुंच जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बैटिंग ख़राब ही हुई है। लेकिन एक और चीज़ अगर हम फोकस पे रखें तो क्वींसलैंड की तरफ से जो मेजर बॉलर्स रहे थे, माइकल नेसर हो गए, कटिंग हो गए, या ये जो मेजर बॉलर्स थे, संधू हो गए, ये नहीं है। एक ही बॉलर रह गए हैं, वो है मार्क्स टिकेटी। अभी उन्होंने लास्ट मैच में भी 3 विकेट निकाला हुआ था। अगर हम मेलबर्न वाले मैचेस को फोकस में रखें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हुए हैं इस फिक्चर में, तो पहला मैच क्वींसलैंड ने बनाया 322। हिजलेट 2 बार नाम आ चुका है इनका बैटिंग फर्स्ट में। विक्टोरिया ने चेज नहीं वो कर पाए, जहाँ पर सदरलैंड आपको दिख जाते हैं। तो इस वाले मैच में हिजलेट आ जाओ, सदरलैंड ले जाओ, स्टिकेटी, 3 मेजर परफॉर्मर्स। अगले वाले मैच पर भी हिजलेट, सदरलैंड, हार्पर, हैरिस। ठीक है। और लास्ट मैच जो हुआ था वहाँ पे अपने को मिले ट्रूलॉफ, पियर्सन, बाकी ये कोई अवेलेबल नहीं है, और ये 30-35 रन बनाने वाले प्लेयर्स थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमें मेलबर्न वाले मैचेस में दिख रहे हैं। और मेलबर्न के आखिरी 3 मैचेस में से तो 2 मैच क्वींसलैंड जीती है, नहीं 2 मैच विक्टोरिया जीती है, नहीं 2 मैच क्वींसलैंड जीती है, एक में बैटिंग फर्स्ट करके, एक में बैटिंग सेकंड करके, और एक मैच विक्टोरिया जीती है जो एरन फिंच का वो था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हिट टू में बताने लायक था। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएँ तो हमें 2 नाम जो मिलेंगे, 3 नाम जो मिलेंगे, वो तीनों ही अवेलेबल नहीं है दोनों में से किसी स्क्वाड में। लेकिन बॉलर में से टिकट आपने देख लिया है, हाईएस्ट विकेट टेकर है इस फिक्चर में। बाकी सदरलैंड वगैरह के कुछ नाम आए हैं लेकिन वो कंसिस्टेंटली नहीं है। स्टिकेटी भाई साहब बहुत बार यहाँ पर चले हैं, 4 विकेट 4 विकेट 3 विकेट तो है ही इनका। खेले भी नहीं होंगे शायद बीच में एक आध बार, लेकिन जब भी खेले हैं इनका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। और लास्ट मैच में भी इन्होंने 3 विकेट निकाल के रखा हुआ है। रिसेंटली इन दोनों टीमों के बीच में यहाँ पे एक मैच हुआ था, 12 तारीख को ख़त्म हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। आज है 13 तारीख, 14 को मैच एक दिन पहले ही ख़त्म हुआ था। तो क्या हुआ था यहाँ पे, विक्टोरिया ने बनाया 307 रन। ठीक है, किलवे ने यहाँ पे भी रन बनाया था। किलवे बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, कुछ दिन पहले ही बीबीएल में आपने देखा होगा इनको। बहुत कुछ तो नहीं करा लेकिन कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है इनका, और अंडर 19 वर्ल्ड कप के भी पार्ट रह चुके हैं। अपकमिंग स्टार बिल्कुल आप कह सकते हैं इनको। और डोमेस्टिक सर्किट में मतलब लोअर लेवल क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी रन बना के रखे हुए हैं। तो ये है हैरिस के यहाँ पर 100 से, स्टिकेटी यहाँ पर भी 2 विकेट, बाकी गुथरी, बाकी भी कुछ बॉलर्स थे जैसे कि नेसर वगैरह, लेकिन वो स्क्वाड में नहीं है तो उनके बारे में बातें नहीं करते हैं। क्वींसलैंड यहाँ पर 175 पर निपट गई थी। लीड करा था जिन्होंने सदरलैंड, जो ऑलरेडी आपकी टीम में हो ही गए होंगे। फर्गस ओनिल कुछ बातें करेंगे इनके बारे में। मैक्स ब्रायंट के कुछ स्कोर थे, मैकलूड का 1 विकेट था। विक्टोरिया दूसरे इनिंग्स पर 217 जहाँ पर शॉट के कुछ स्कोर, स्टिकेटी वापस से। और क्वींसलैंड को 185 पर निपटा दिया फिर से फर्गस ओनिल, और भी कोई बॉलर रहे होंगे। और क्लेटन के यहाँ पर कुछ स्कोर जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो लगभग एक मतलब 4 डे मैचेस के कंपैरिजन में एक लो स्कोर ही आप कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब 307, उसके बाद 175, 217, 185, कम ही स्कोर है 4 डे मैचेस के कंपैरिजन में, तो कम ही स्कोर है ये। और वहाँ पे जो है कोई विक्टोरिया ने जीत हासिल करा था अपने बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके। और याद रखिए यहाँ पर बहुत सारे मेन बॉलर्स उनके नहीं खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये टीम ने जीत हासिल करी। और फर्गस ओनिल एक स्टैंडर्ड परफॉर्मर निकल के आए थे। इसके अलावा विल सदरलैंड भी थे। और बैटिंग से जो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं किसी एक इनिंग्स में वो थे हैरिस। इसके अलावा भी अपने को मैट शॉट और क्लेटन के भी स्कोर्स देखने मिले थे। ठीक है, ये एक दिन पहले की ही बात है, तो रीसेंट है और लगभग यही ग्राउंड है, तो उस हिसाब से। बाकी अगर हम ग्राउंड के बारे में बातें करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि मोस्टली जो है आपको जंक्शन ओवल के मैचेस देखने मिलेंगे, क्योंकि एमसीजी में पिछले 3 सीजन में कोई मैच नहीं हुआ है। लेकिन मैं बातें करूँगा, सुनते रहना कि क्या डिफरेंस होता है जंक्शन ओवल से एमसीजी में, वो उसके बारे में हम बातें करेंगे। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल मेलबर्न में क्या हो रहा है। ठीक है,
तो ये पहला मैच है विक्टोरिया बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में। रन देखो बने हैं 333 बने। साउथ ऑस्ट्रेलिया चेस तो नहीं करवाए लेकिन 312 रन उन्होंने बनाए थे। जहाँ पर आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स में से यहाँ पर कोई नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड मैट शॉट एक नाम जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, जो यहाँ पे लगभग लगभग अच्छा करते हैं। बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दिख जाएंगे, बॉलिंग से भी है। जनरली यहाँ पे अगर मैं एमसीजी की बात करूँ तो एमसीजी और जंक्शन ओवल में जो मेन डिफरेंस आपको देखने मिलता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पिन चलता भी है जंक्शन ओवल में, एमसीजी में नहीं चलता है उतना ज़्यादा। लेकिन वहाँ पे भी आपको मैट शॉट जो है काम करते हुए दिख जाते हैं और विकेट्स निकालते हुए दिख जाते हैं एमसीजी में। ठीक है, उन्होंने विकेट्स निकाले हुए हैं। जो 2 मैचेस हुए थे 3 सीजन पहले, वहाँ भी उन्होंने दोनों ही मैच विकेट निकाले थे, रन भी बनाए थे। बाकी सदरलैंड है जिन्होंने एक विकेट निकाला हुआ था और एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में विक्टोरिया ने जीत हासिल करा। अगला मैच विक्टोरिया बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पिछले सीजन का मैच था ये, जहाँ पे आपको पेसर्स का फिर से अपर हैंड देखने को मिल जाता है और मैकलूड देखना पड़ेगा उनको खिलाया जाता है या नहीं। सही बॉलिंग कराई थी पिछले सीजन में, जितने मैचेस में उनको मौका मिला था 3 विकेट उनके खाते में थे। पिछले सीजन का जो फाइनल था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में, ये तो मतलब रेलिवेंट मैच तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ था दिखा देता हूँ मैं कि 225 बना था। न्यू साउथ वेल्स चेज ना कर पाई। पेसर्स के साथ लेग स्पिनर्स के 4 विकेट रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स के लेग स्पिनर पता ही होगा, तनवीर सांगा, एडम जाम्पा वो है। बाकी पेसर्स के ही है, देख सकते हो आप, टाई हार्डी ये सब पेसर्स ही है। तो पेसर्स ही होते हैं, बाकी लेग स्पिनर अगर आपके पास हो आप देख सकते हो। इस सीजन के मैचेस जो हुए थे जंक्शन ओवल में, न्यू साउथ वेल्स बनाम विक्टोरिया 277, मर्फी मेडलो पोलैंड कोई अवेलेबल नहीं है, सदरलैंड का 1 विकेट। विक्टोरिया चेस कर गई थी डकवर्थ लुइस के हिसाब से, हैरिस के स्कोर थे और पेसर्स का ही आप देख सकते थे यहाँ पर परफॉर्मेंस है। और लास्ट मैच जो हुआ था विक्टोरिया बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहाँ पर आपको मैट शॉट दिख जाते हैं रन बनाते हुए, पेसर्स का अपर हैंड, और बाकी बॉलर में से सदरलैंड जो ऑलरेडी आपकी टीम में होंगे ही, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने मैच चीज कर लिया था 5 विकेट हाथ में रख के। ठीक है, और ना लास्ट मैच ये था जो 36 ओवर का मैच था। तो यहाँ पे भी मैच शॉट है, बैट फर्स्ट में पेसर्स का अपर हैंड, और बॉलर में से सदरलैंड। ये ऑलरेडी 2 नाम ऑलरेडी आपकी टीम में हो ही गए होंगे। बाकी प्रेस्टविच, मर्फी, बॉलर इन्होंने भी परफॉर्म करा हुआ था। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स विकेट नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि फिंगर स्पिनर को उतना हेल्प नहीं है। लेग स्पिनर हो तो आप देख सकते हो, जो कि दोनों टीम में नहीं है फिलहाल। तो पेसर्स का अपर हैंड होता है, रन्स बन जाते हैं। एमसीजी में भी रन्स बन जाते हैं। एमसीजी थोड़ा ज़्यादा मतलब प्लेइंग कंडीशन ज़्यादा अच्छा होता है, तो वहाँ पे बॉलर बैट्समैन दोनों को इक्वल हेल्प मिलता है। जंक्शन ओवल में रन्स बन जाते थे, ठीक है। एमसीजी में अभी अगर बॉलिंग हल्की हो तो शायद आप वहाँ पे 300 रन की उम्मीद रख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों टीमों की बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है। बड़े बड़े नाम नहीं है बहुत सारे, तो शायद 300 रन बनता हुआ नहीं भी देखे, लेकिन 270 280 आप पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। अभी क्या है, अगर हम दोनों टीमों को थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे, जो हम प्लेइंग इलेवन पे जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि कौन सी टीम में बॉलिंग यूनिट जो है थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। ग्राउंड की बातें तो ये हो गई, और हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। अभी हम देखते हैं कि प्लेइंग इलेवन में क्या क्या है और कौन कौन से वो नए प्लेयर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लेइंग इलेवन पर अगर आओगे तो मैक्स ब्रायंट और सैम हिजलेट अपने ओपनिंग करते हैं। मैक्स ब्रायंट नीचे भी आ सकते हैं, और हो सकता है क्लेटन वगैरह कोई ओपनिंग कर ले या बर्ड्स ओपनिंग कर ले, वो तो आपको लाइनअप आने बाद पता चल जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लो। मैक्स ब्रायंट चेस में थोड़े बहुत रन है 35-40 करके। हिजलेट के बैटिंग फर्स्ट में रन है 2 बार, ठीक है। मेलबर्न में भी रन बनाए हैं उन्होंने। बर्न्स का कुछ रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और रीसेंट परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है, तो हमारे टीम में तो नहीं होंगे। सैम थ्रूलॉफ रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन रीसेंट फॉर्म बहुत ख़राब है, ठीक है। जनता इनकी तरफ जाएगी, पकड़ के चलो इनको, इनकी परसेंटेज भी इनका हाई ही होगा जब बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। तो क्लेटन के परफॉर्मेंस और फॉर्म कंपैरेटिवली बेहतर रहे हैं, रिकॉर्ड उनका नहीं है। तो ये क्लेटन और ट्रूलॉफ में से आपको एक अगर लेना पड़ेगा, तो मेरा वोट शायद क्लेटन की तरफ हो, लेकिन अगर आपको सेफ जाना है तो ट्रूलॉफ, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स भी हैं और परसेंटेज भी हाई होगा। और लास्ट मैच में भी इन्होंने, लास्ट 2 मैच में इन्होंने बनाया है, ठीक है। लेकिन बीच में, इसके बीच में और कोई परफॉर्मेंस इनका नहीं है। कीपर सेक्शन में पियर्सन होंगे, नीचे आएंगे हार्पर, ऊपर आएंगे तो वो है, और हार्पर जनरली बेहतर करते हैं मेलबर्न में, तो वही डिफरेंस है, बाकी कुछ खास नहीं। बेसली मेरे ख्याल से सबके टीम में होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। बहुत खास कुछ तो रिकॉर्ड इनका भी नहीं है, लेकिन अभी काइंड ऑफ ऑलराउंडर है, तो वो है स्टिकटी मस्टैम है, गुथरी, प्रेस्टविच, ब्लेक एडवर्ड्स, ये आपके लिए ऑप्शंस हैं। अगर मैं बात करूँ तो लोअर लेवल क्रिकेट में प्रेस्टविच जो है पिछले सीजन में, ठीक है, जहाँ पे पूरा सीजन हो गया था, तो वहाँ पे ये 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर थे क्वींसलैंड के लोअर लेवल सर्किट में, या क्वींसलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में, ठीक है। तो इनको विकेट लेना आता है, ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। इनके जो भाई हैं जैक प्रेस्टविच, वो अभी दूसरे टीम में खेल रहे हैं विक्टोरिया में, ये भी पहले क्वींसलैंड के ही पार्ट थे, तो वो है। बाकी यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इन दोनों में से एक तो लेना ही है, दोनों लेके ना चलो, एक तो लेना ही है। बैटिंग फर्स्ट में हिजलेट, बैटिंग सेकंड में ब्रायंट, अगर ब्रायंट ओपनिंग करते हैं तो। उसके बाद इन दोनों में से एक, ठीक है। मेरा वोट अगर फॉर्म की सबसे बोलो क्लेटन, रिकॉर्ड ट्रूलॉफ का है।
स्टिकेटी मस्ट है, कैप्टन फर्स्ट मटेरियल है बोलेरो में से। उसके बाद बेजली रख सकते हो सेफ रहने के लिए। तो 4 हो गया, ऊपर दोनों में से मतलब ब्रायंट और स्टिकेटी में से एक, क्लेटन ट्रुलॉप में से एक, तो 2 यहाँ से बेजली स्टिकेटी, ये 4 आपके लिए कोर बन गए। इसके अलावा जिन प्लेयर्स की तरफ आप देख सकते हो कि उन चारों में से आप 2 से ज़्यादा प्लेयर भी ले सकते हो, मतलब ब्रायंट, स्टिकेटी, क्लेटन और ट्रुलॉफ, इन चारों में से 2 मैंने बताया, उन चारों में से 2 से ज़्यादा आप ले सकते हो। और बोलेरो में से प्रेस्टिज, ठीक है, प्रेस्टिज थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्शंस हैं अगर आप देखना चाहते हो तो। लेकिन अगर मैं नोटिस करूँ तो ये जो बॉलिंग लाइनअप है, स्टिकिटी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ये सेट है जो बॉलिंग लाइनअप का, इस सेट के साथ क्वींसलैंड अभी तक खेली नहीं है। ठीक है, ये सेट पहले कभी यूज़ नहीं हुई है, और इस सेट में कोई हमें फ्रंट लाइन स्पिनर भी नहीं देखने मिल रहे हैं अगर कहीं पर स्पिन का कोई ज़रूरत वगैरह पड़े तो। हालांकि इनके लाइनअप में उन्होंने सिनफील्ड को लिया है, अंडर 19 वर्ल्ड कप के पार्ट रह चुके हैं जो लास्ट हुआ था। कुछ खास तो नहीं है इनका, लेकिन है तो वो इनका नाम है, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, अगर ये खेलेंगे तो देख सकते हो आप, मुझे कोई खास उम्मीद तो नहीं है। विक्टोरिया की तरफ से बात करें तो मैट शॉट, मार्कस हैरिस ओपनिंग कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है मैट शॉट नीचे भी आ जाए और ट्रैविस डीन से ओपनिंग कराया जाए, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद सेमूर है, सैम हार्पर, किलावे, ये जो बैटिंग मुझे दिख रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड नज़र आ रही है मेरे को। मैट शॉट का तो आपको पता ही है, बीबीएल अगर आपने थोड़ा बहुत भी देखा होगा। मार्कस हैरिस कैप्टन भी है टीम के, रिसेंटली 100 बना के आए हैं और इस ग्राउंड पे अच्छा भी करते हैं ओवरऑल भी। अगर आप इनके रिकॉर्ड देखने जाओगे तो हैंड्सकॉम और हैरिस के नाम आपको हमेशा मिलते हैं विक्टोरिया के ग्राउंड्स पे, ठीक है, मेलबर्न में। बाकी सेमूर बहुत ही अच्छे फॉर्म से गुजर रहे थे, उन्होंने काफ़ी झलकियाँ दिखाई बीबीएल में भी, ज़्यादा मौके नहीं मिले उनको, नीचे बैटिंग करने आते थे, लेकिन अगर इनको सही से यूज़ किया जाए, ये काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। और मैं नहीं कह रहा कि कल के मैच में कर देंगे बहुत कुछ, लेकिन हाँ इनका पोटेंशियल तो बहुत है। और विक्टोरियन डोमेस्टिक सर्किट में इन्होंने भर भर के रन बना के रखे हुए हैं पिछले 2-3 सीजनों में, बिल्कुल ट्राइबल प्लेयर है। उसके बाद सैम हार्पर कीपर सेक्शन में थोड़े से ऊपर भी आएंगे, ओपनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि उनको ओपनिंग कराया जाएगा लॉन्गर फॉर्मेट में। के अलावा एक और टैलेंटेड प्लेयर, कंसिस्टेंट पॉइंट्स की मुझे उम्मीद है इनसे, और बड़ी इनिंग्स भी खेल सकते हैं। सदरलैंड तो वैसे ही मस्ट है। बाकी अगर यहाँ पे आओ, अगर आप इनके बॉलिंग यूनिट को देखोगे, फर्गुसन हिल काफ़ी सही बॉलर है, मैंने इनके बारे में पहले ही बताया हुआ है कि पहले कुछ मैचेस में जो इनको खिलाया गया था, इनको काफ़ी डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खिलाया जा रहा था कि पहले इनके ओवर्स ख़त्म करा दिए जाए, वो प्रेशर बना के रखे, जो रोल स्कॉट बॉलर निभाते थे। अब स्कॉट बॉलर नहीं है, तो फिर से इनको अगर वही रोल दिया जाए तो शायद मैच में तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फैंटेसी में आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी हो। लेकिन रिसेंटली जो शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ था, वहाँ पे इन्होंने रुला के रखा हुआ था इस टीम को, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़े पंट होने वाले हैं ये। जैक प्रेस्टिज अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, और जो 2-3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, चाहे वो कितने भी रन के लिए चले जाएं, लेकिन विकेट निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बैट भी कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग से उम्मीद ना रखो, लेकिन बॉलिंग से विकेट तो निकाल के रखा हुआ है इन्होंने। नीचे होंगे जावियर क्रोन और किलापोथा। जावियर क्रोन ने जो एमसीजी में मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस मैंने जैसे बताया 3 सीज़न पहले, उन दोनों ही मैचेस में उन्होंने विकेट निकाल के रखे हुए थे, भले ही मतलब 6-7 की इकोनॉमी से रन देके जाए। ठीक है, और केलापोता जो है पिछले सीजन में विक्टोरियन डोमेस्टिक सर्किट में हाईएस्ट विकेट टेकर थे डिस्पाइट बीइंग अ स्पिनर, तो इनको विकेट लेना आता है। ठीक है, इन्होंने बीबीएल में भी 1-2 मैच जो खेला था विकेट निकाला था, जहाँ पे भी ये खेलते हैं विकेट निकालते हैं, लेकिन शायद लोग इनको उतना नोटिस ना करें। और मैं नहीं कह रहा कि इस मैच में भी बहुत ज़्यादा कुछ कर दें, लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग हो रही है ना, अगर कहीं प्रेशर वगैरह बनने लगा, क्योंकि थोड़ी सी बैटिंग तो हल्की दिख रही है ये विदाउट एनी डाउट क्वींसलैंड की तरफ से, अगर ऐसा हो गया तो केलापोता, अगर आप एक स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन देखना चाहते हो तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि टॉड मर्फी नहीं है, तो ये फर्स्ट चॉइस स्पिनर हो गए मैट शॉट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, मैट शॉट, मार्कस हैरिस, ये दोनों हमारे टीम में होंगे, विल सदरलैंड होंगे, ये 3 मस्ट है, इनको तो टच नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा सेमूर मेरे टीम में आपको शायद दिख जाए। ठीक है, ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग से उम्मीद ना रखो, लेकिन बैटिंग हैंड, अगर मैं डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करूँ, ये काफ़ी कंसिस्टेंट स्कोरर है। मैं नहीं कह रहा कल के मैच में चलेंगे, लेकिन ओवर द टाइम अगर इनको फॉलो करोगे ये रन बनाएंगे आपके लिए। के अलावा अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन देखना चाहते हो तो वो है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं कोर की बात करूँ तो ये 4 हो गए, और बॉलरों में से फर्गुसन हिल, ये 5 मेरे कोर को बनाएंगे। ठीक है, या फिर आप समझ लो सेमूर और फर्गुसन हिल में से एक, तो ये 4 या 5 में से हमारे कोर होंगे। उसके बाद केलावे का मैंने बता दिया। ठीक है, जैक प्रेस्टिज का मैंने बता दिया स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, और हार्पर या मतलब कीपिंग या बैटिंग ऑप्शन के लिए, और केलापोता बॉलिंग ऑप्शन के लिए। ठीक है, ये 7 हमारे लिए हो गए, जिनमें से हम 5, 6 या 7 जो है लेंगे। मैकलूर, पॉसिबिलिटी है कि ये खेले, किसके जगह पे खेलेंगे वो देखना पड़ेगा, हो सकता है क्रोन के जगह पे खेले, मुझे लगता नहीं केलापोता को टीम ड्रॉप करिए, क्योंकि एक तो फ्रंट लाइन स्पिनर चाहिए होता है,
तो वो है। ऊपर सीनफील्ड के भी खेलने के चांसेस हैं, किसके जगह पे खेलेंगे मेरे को नहीं समझ आ रहा, लेकिन खेल सकते हैं क्योंकि और कोई स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन ही नहीं है क्वींसलैंड के पास अगर किसी स्पिनर की ज़रूरत पड़े तो। कैप्टन मसला चॉइस की बात करें तो क्वींसलैंड की तरफ से बेजली टिकटी के आसपास लोग जैसे बेजली क्योंकि ऑलराउंडर है और मेरे को नहीं लग रहा कि कोई कैप्टनसी के लिए ऑप्शन है। बाकी ट्रूल ऑफ इनका परसेंटेज हाई होगा, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए नहीं करा। और हिजलेट इनके रिकॉर्ड्स वही हैं, ठीक ठाक है। हिजलेट तो बेहतर है, मतलब ट्रूल ऑफ से तो बेहतर ही है इनके परफॉर्मेंसेस। और क्लेटन मैंने बता दिया, ट्रूल ऑफ और क्लेटन में से कोई एक फॉर्म बेहतर है इनका क्लेटन का, और लास्ट मैच में भी रन बनाया है इन्होंने जो शेफील्ड का मैच था। और प्रेस्टीज यहाँ से विक्टोरिया की तरफ से सदरलैंड मैट शॉट, ये काफ़ी लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे और मेरे लिए भी काफ़ी सही ऑप्शन दिख रहे हैं ये। उसके बाद मार्कस हैरिस रिस्की में सेमूर किलवे, मुझे 35-40 तक को तो इनके रन की उम्मीद है। और फर्गसन जैसा मैंने बता दिया। इसके अलावा वो जैक प्रेस्टिज पेसरों में से, के अलावा होता स्पिनरों में से, अगर आप बड़ी लीग में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये हार्पर के जगह पे अगर आप चाहो तो पियर्सन को भी ले सकते हो। हार्पर जनरली अच्छा करते हैं विक्टोरिया के होम ग्राउंड्स पे, तो इसीलिए मैंने उनको रखा है। बाकी ऐसा कोई खास मेरा रीज़न नहीं है। हिजलेट समझ सकते हो आप, जनता ट्रूलॉफ के साथ जा सकती है, ठीक है, तो उनका है, उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। और क्लेटन, ये दोनों में से एक ऑप्शन है आपके पास अगर आप देखना चाहते हो तो। बाकी जिन प्लेयर्स के ऊपर मैं टच नहीं करना चाहूँगा बता दूँ, हैरिस, अच्छा अभी ड्रीम इलेवन पे खेल रहे हो तो हैरिस को भी ज़रूरत नहीं ले सकते हो आप अगर वो करना चाहते हो तो, लेकिन जिस साइड में रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं हैरिस, सदरलैंड, मैट शॉट और स्टिकटी, इन चारों के ऊपर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। बाकी जो प्लेयर्स हैं फर्गस ओनिल, जैक प्रेस्टिज, केला पोथा अगर खेलते हैं तो ये हो सकता है कि मैं कुछ ऑल्टरनेट वगैरह करूँ अगर मेरे को लगे तो, ठीक है। बेजली को देने का यही रीज़न है कि बैटिंग सेक्शन में होंगे और ये जो पॉइंट देने की एबिलिटी रखते हैं, बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे, वो हो सकता है काफ़ी सारे बैट्समैन नहीं दे पाए, ठीक है। तो इसीलिए तो ऐसा सेक्शन आप बना सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि मैकलूड अगर खेलते हैं तो अच्छे ऑप्शन है। एक बार उन्होंने 3 विकेट भी निकाला हुआ था, वो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, तो अच्छे ऑप्शन है अगर खेलते हैं तो। उसके अलावा आपके पास विल प्रेस्टिज, क्रोन किधर गए, शावियर क्रोन, सीनफील्ड अगर खेलते हैं तो मुझे कुछ खास उम्मीद तो नहीं है। ऑलराउंडर मुझे लगता है ये 3 ही सही ऑप्शन है बॉलरों में से, ये 4। इसके अलावा जावियर क्रोन किधर गया, जावियर क्रोन मुझे दिख नहीं रहा। ब्लेक एडवर्ड्स ने भी एक मैच में 2-3 विकेट निकाले हुए थे बॉलिंग सेक्शन में, तो वो ऑप्शन है। बैटिंग सेक्शन में ये ट्रूलॉफ, किलावे और क्लेटन, ये 3 ऑप्शंस होंगे। अगर आप प्रॉपर बैट्समैन देखना चाहते हो तो 3 ऑप्शन होंगे। ट्रूलॉफ के साथ जनता जा सकती है, क्लेटन बेहतर फॉर्म पे है, किलावे मुझे 35-40 तक का तो उम्मीद है इनसे, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन देखना चाहते हो विक्टोरिया की तरफ से तो वो है। कीपर सेक्शन में मुझे कोई खास प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन हार्पर मेलबर्न में बेहतर करते हैं उस हिसाब से। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें, पूरी दुनिया कैप्टन बनाने वाली है मैट शॉट को। मैं भी कहूँगा स्मॉल लीग में मैट शॉट को ही कैप्टन बनाओ। मेलबर्न में जो मैचेस उन्होंने खेले हैं अच्छा करा है उन्होंने, और फॉर्म भी बहुत बढ़िया चल रहा है। रिसेंटली प्लंकेट शीट में भी शेफील्ड शीट में भी रन बना के रखा हुआ है, तो बिल्कुल वाइस कैप्टनसी के लिए सदरलैंड है। इसके अलावा जो ऑप्शन होंगे फर्गस ओनिल, ठीक है, क्योंकि क्वींसलैंड की बैटिंग थोड़ी सी हल्की दिख रही है। जैक प्रेस्टिज अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल सकते हैं। मार्क्स टिकटी धमाकेदार रिकॉर्ड है, एक नंबर 1 जो मेरा नाम होगा क्वींसलैंड की तरफ से कैप्टनसी के लिए वो मार्क्स टिकटी ही होगा। और इसके अलावा हिजलेट वगैरह नाम है, लेकिन बैटिंग सेक्शन में होंगे तो शायद रिस्क मैं ना लेने को कहूँ, लेकिन वो तो है ही जो आपने देख लिया, रिकॉर्ड अच्छे हैं, ठीक है। तो ये नहीं सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।